हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज लॉ ऑफ मोशन के तीसरे लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में सबसे पहले हम बताएंगे कि स्प्रिंग क्या है। तो स्प्रिंग में दो चीजें डिफाइन होती है कि कितने इलोंगेशन के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए एक स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है, दैट इज के न्यूटन पर मीटर। अब इससे अगर कोई ब्लॉक एम मास का इससे अटैच है तो उस ब्लॉक की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। अब इस फोर्स की वजह से ये कुछ डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हो जाता है। डेल्टा एक्स डिस्प्लेस होगा तो द डेल्टा एक्स इज इक्वल टू mg अपॉन k। अगर मैं बोलता हूं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पे है और इसको एम मास का ब्लॉक इस स्प्रिंग से अटैच कर दिए हैं और उसके बाद उसे धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं, तो कुछ देर बाद क्या होता है कि ये हम अपने हाथ को नीचे लेके आते हैं लेकिन ये ब्लॉक जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाता है। दैट डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स। और आपको पता है कि मैंने बोल दिया स्प्रिंग फोर्स अगर डेल्टा एक्स अगर स्प्रिंग में खिंचाव हो रहा है तो दैट स्प्रिंग फोर्स एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। ये आपको स्प्रिंग फोर्स डिफाइन करता है। और जब ये mg को बैलेंस कर लेगा तो स्प्रिंग का इलोंगेशन बंद हो जाएगा। तो स्प्रिंग को जब बैलेंस कर दिया तो mg जब बैलेंस हो गया तो mg इक्वल टू के डेल्टा एक्स, और इससे आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल गई, दैट इज mg अपॉन के। ये था कि स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन कि स्प्रिंग कैसे इसमें फोर्स लगने के बाद कैसे इसमें चेंज आ रहे हैं। तो अब जो है हम इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम का। ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम का फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें क्या है सिचुएशन, पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि पहले जो है इनिशियली ये तीन ब्लॉक तीन डिफरेंट स्ट्रिंग से अटैच हैं और तीनों जो है इनिशियली एट रेस्ट पे हैं। तो अगर मैं ए एक्सेलरेशन इस पोजीशन पे बात करूंगा तो a1 इज 0, a2 इज 0 एंड a3 इज 0। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनिशियली जो स्प्रिंग जिस तरह से है, तो अब मैंने क्या किया है कि स्प्रिंग को यहां से कट कर दिया है स्प्रिंग 1 को। तो अब जो है तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। इस केस को सबसे पहले समझते हैं कि स्प्रिंग 1 को कट करने पे क्या होगा, स्प्रिंग 2 को कट करने पे। इसमें तीन सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन देकर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सिचुएशन को मैं डिस्कस करता हूं। तो स्प्रिंग 1 को जब मैंने कट किया, जैसे ही कट करेंगे कि ये K1X जो है, जो अगर मैं बोलता हूं कि ये X1 इलोंगेट हुआ, ये X2 और ये X3, तो इस X1 इलोंगेट होने की वजह से इस पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा K1X वो इमीडिएट 0 हो जाए जैसे स्प्रिंग फोर्स आपने कट। लेकिन K2X2 और K3X3 जो रहेगा वो इमीडिएट 0 नहीं होगा। इसकी वजह से इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक एक करके मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं M1 की तरफ। M1 इस पे जो है नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा दैट वन इज M1G, और नीचे की तरफ नीचे वाले स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा दैट वन इज K2X। अगर मैंने बोला है कि इसमें X1 इलोंगेशन है, इसमें X2 और इसमें X3, अब इसकी वजह से
ऊपर तो बैलेंस करने वाला फोर्स K1x एब्सेंट हो गया है, तो इसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा A1, तो ये आ जाएगा m1g प्लस K2x2 इक्वल टू m1a1। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। अब आते हैं सेकेंड ब्लॉक पे, m2 पे। m2 पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा दैट वन इज K2x2, नीचे जो लग रहा होगा दैट इज m2g, और नीचे वाले स्प्रिंग की वजह से जो लग रहा होगा दैट इज K3x3। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा, अब देखिए यहां पे ये फोर्स जो है वो प्रेजेंट है K2x2, तो इसका एक्सेलरेशन जो है इमीडिएट जो है जस्ट आफ्टर कटिंग जीरो ही रहेगा, क्योंकि K2x2 इस दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो जो K2x2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू m2g प्लस K3x3। ये आ गया इक्वेशन 2। अगर मास m3 की बात करेंगे तो m3g नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर जो लगेगा दैट वन इज K3x3। तो K3x3 की वैल्यू यहां से आ जाएगी m3g। तो ये तीन इक्वेशन है और आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। इस सिचुएशन से क्लियर है कि जस्ट आफ्टर कटिंग इसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा और इसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा, क्योंकि इसके फोर्स में कोई चेंज नहीं आया है। चेंज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक के लिए आया है। तो अब जो है इस तीनों इक्वेशन को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहां से जो मिलेगा, इस तीनों इक्वेशन को जब इक्वेशन 1 में डालेंगे तो यहां से जो है K2x2 इक्वल टू हो जाएगा m2g प्लस m3g। उसको जब हम यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m1g प्लस m2g प्लस m3g, दैट वन इज इक्वल टू m1a1। अब मैं इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन 2 और 3 की, तो यहां आ जाएगा m1a1 इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g, और a1 की जो वैल्यू आएगी दैट वन इज m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन m1 इंटू g। ये था सिचुएशन 1। अब मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं कि अब क्या करेंगे, इस ब्लॉक को ना कट करके, इस स्प्रिंग को ना कट करके हम इस स्प्रिंग को कट करते हैं। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज, और अब जो है हमने स्प्रिंग 2 को कट किया है और फिर से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए उस समय क्या था कि K1x जो है वो कट करते ही एब्सेंट हो जा रहा था। अब जब हम यहां कट करेंगे तो K2x जो है वो कट करते ही एब्सेंट हो जाएगा, बट K3x और K1x एज इट इज रहेगा। तो अब इस सिचुएशन को समझते हैं कि यहां पे K2x जो है वो एब्सेंट हो जाएगा M1 के लिए। जब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो बन जाएगा M1g, और ऊपर जो है वो रहेगा K1x1। अब जैसे K1x है, K1x1 तो ऊपर है, जो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है M1g और K2x2 के बराबर है। अब K2x2 एब्सेंट हो गया तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड होना चाहिए। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन A1 अपवर्ड मान रहा हूं तो, और यहां पे जो है सेकंड ब्लॉक जो है वहां पे K2x2
एब्सेंट हो गया है, तो इसका ब्लॉक इसके एब्सेंट होने की वजह से A2 का भी वैल्यू आ जाएगा, A2 एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, जो कि डाउनवर्ड होगा। K2 X2 एब्सेंट हो गया है, अब इसकी वैल्यू जो है वो A2 डाउनवर्ड हो गई है। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं इक्वेशन के साथ। K1 X1 माइनस M1G इक्वल टू M1 A1, इक्वेशन 1 आ गया। फॉर सेकेंड ब्लॉक M2G प्लस K3X3 इक्वल टू आ जाएगा M2A2, और यहां पे जो है K3X वो M3 के बराबर ही रह जाएगा, क्योंकि यहां पे K3 एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा K3X3 इक्वल टू M3G। अब A1, A2 और A3 की, A3 तो इससे 0 हो जाएगा, लेकिन अब A1 और A2 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में जब हम पुट करते हैं तो वो आ जाएगा M2G प्लस M3G इक्वल टू M2A2, और इससे A2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी M2 प्लस M3 अपॉन M2 इंटू G। ये तो आ गई A2 की वैल्यू। अब हम A1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है, जब सिचुएशन जब नॉर्मल थी, जब किसी को मैंने कट नहीं किया था, तो K1 X1 जो है इस तीनों के वेट के बराबर का बैलेंस कर रहा था। तो अगर मैं बोलता हूं कि M1 प्लस M2 प्लस M3G इक्वल टू K1X, तो ये कहीं से गलत नहीं है। तो इसको K1X की वैल्यू जो होगी K1 X1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। अब इसमें K1X में जब M1G माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा M2 प्लस M3G इक्वल टू M1A1। तो A1 की जो वैल्यू आएगी दैट वन इज M2 प्लस M3 अपॉन M1 इंटू G। ये तो जब हमने दूसरे स्प्रिंग को कट किया। अब तीसरा सिचुएशन ये है कि जब मैं तीसरे स्प्रिंग को कट करूंगा तो क्या होगा। अब जब स्प्रिंग 3 को कट किया है तो ना K2 X2 पे कोई इफेक्ट हुआ होगा, ना K1 X1 पे, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा A1 का दैट वन इज 0। अब सेकेंड ब्लॉक की बात करेंगे। सेकेंड ब्लॉक पे नीचे M2G लगेगा और K3X3 जो लग रहा था वो अब एब्सेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस पे जो लगेगा ऊपर K2X2, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट वन इज A2। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा K2X2 माइनस M2G इक्वल टू M2A2। और अगर स्टार्टिंग केस की हम बात करें तो K2X जो है वो M2 प्लस M3G के बराबर है। तो इसमें अगर मैं K2 की जगह M2 प्लस M3G लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से M2G माइनस हो जाएगा, दैट वन इज इक्वल टू M2A2। ये M2G से ये M2 कैंसिल हो जाएगा, तो A2 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी M3G अपॉन
m2। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फ्री फॉल कर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन जो है वो g हो जाएगी, क्योंकि k3 इज एब्सेंट। तो अगर k3x3 इज 0 तो ये हो जाएगा m3g इक्वल टू m3a3। तो a3 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी g। तो ये था आपका क्वेश्चन 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है स्प्रिंग के साथ साथ स्ट्रिंग भी अटैच है। स्ट्रिंग में क्या होता था कि जैसे ही हम कट करते थे स्प्रिंग में, तो यहां पे जो है kx की वैल्यू चेंज नहीं होती थी। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होगा कि टेंशन की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो उस चीज को देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। अब सबसे पहले जिस समय ये अटैच था तो स्ट्रिंग के साथ, तो इसमें जो है एक 3m मास जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, m मास उससे कनेक्टेड है, और उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है जिसमें 4m मास कनेक्टेड है। और अभी पूरा सिस्टम जो है वो बैलेंस है। तो यहां पे भी कुछ टेंशन की वैल्यू होगी, कुछ इस स्ट्रिंग में होगी, और कुछ ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ होगा। अब जो है मैंने क्या किया, जब पूरा सिस्टम जो रेस्ट में है तो उस समय जो है इसका भी एक्सेलरेशन 0, इसका भी एक्सेलरेशन 0, और इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 0। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसे कट कर दिया इस स्ट्रिंग को। दिस वन इज स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, एंड दिस वन इज स्प्रिंग को मैं sp3 लिख देता, sp1। अगर स्प्रिंग लेता हूं तो स्प्रिंग, तो इस दोनों में टेंशन की कुछ वैल्यू होगी, और ये स्प्रिंग कुछ एलिंगेट हुआ होगा और जिसकी वैल्यू होगी कुछ। अब हम क्या करते हैं, कट करते हैं और तीनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही हम इसको कट करेंगे, कट करने से पहले इसकी वैल्यू T1 होगी, इसमें जो होगा टेंशन T2 होगा, और यहां पे कुछ ये एलोंगेट हुआ होगा। ये कुछ इलोंगेट हुआ होगा जिसका S1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये X इलोंगेट हुआ है। तो इनिशियल सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। फोर एम, तो नीचे लग गया 4mg, ऊपर लगेगा S1x। अब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो S1x इक्वल टू हो जाएगा 4mg। अब इस पे आते हैं। इसमें भी लग रहा होगा S1x, और ऊपर लग रहा होगा T2। तो M ब्लॉक के लिए आ जाएगा एक टेंशन T2, और नीचे लगेगा mg और 4mg। और ये पूरा सिस्टम जब रेस्ट में है तो T2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4m प्लस m इंटू जी, तो ये आ जाएगी 5mg। T1 की वैल्यू T1 माइनस T2। अब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और कोई फोर्स नहीं है। अगर मैं 3m की बात करूंगा तो इधर T2 लग रहा है और इधर लग रहा है T1। ऊपर लगेगा नॉर्मल और नीचे लगेगा 3mg। जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 इक्वल टू 5mg। ये पूरा इनिशियल फिगर था कट करने से पहले। अब जब हम कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे तो T1 जो है वो हो जाएगा 0,
और T2 जो है वो T2 नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। तो मैं एज्यूम करता हूं जस्ट आफ्टर कटिंग T2 बिकम T2 डैश। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। Now after cutting, T2 become T2 dash। तो फर्स्ट ब्लॉक जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है 3m, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ओनली इज T2 डैश। तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा T2 डैश इज इक्वल टू 3m। 3m ब्लॉक का जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो उस पे जो आया T2 डैश ओनली फोर्स लग रहा है, तो T2 डैश की वजह से इसका एक्सेलरेशन A अगर इस तरफ है, अगर ये A आगे जाएगा तो ये सिस्टम भी A से नीचे आएगा। तो अब देखते हैं सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। जिस समय ये इस पे लग रहा होगा, दिस वन इज S1x mg, और ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा दैट वन इज T2 डैश, और एक्सेलरेशन जो है इसमें भी डाउनवर्ड होगा। तो ये आ जाएगा S, इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगा S1x प्लस mg माइनस T2 डैश इक्वल टू ma। और इसमें जो है ब्लॉक 4m में कोई चेंज नहीं होगा। 4m, तो इस पे लगेगा 4mg, ऊपर लगेगा S1x, और आपको पता ही है S1x जो है दैट वन इज इक्वल टू 4mg। S1x इज इक्वल टू 4mg। अब जैसे ही 4mg हुआ, दिस वन इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन 3। अब इस सब की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसमें T2 डैश की जगह पे मैं लिख सकता हूं 3ma, और S1x जो है दैट वन इज 4mg। तीनों इक्वेशन में जब एक दूसरे की वैल्यू पुट करके रखेंगे तो एक तरफ आ जाएगा 5mg इक्वल टू 4ma। तो a की वैल्यू जो है m से m कट गया, तो a की वैल्यू जो है वो आएगी 5g/4। अगर आपसे पूछा जाए कि T2 डैश की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां से T2 डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इक्वेशन a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो T2 डैश की वैल्यू आ जाएगी 15mg/4, क्योंकि 3m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 5 इज 15 एंड mg/4। तो ये आ गया आपका T2 डैश का वैल्यू। तो इससे आप ये भी देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन से कि T2 डैश वहां पे क्या था, T2 इक्वल टू 5mg, और यहां पे क्या आया 15mg/4। इसका मतलब ये हुआ कि T2 डैश की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। सबसे पहले समझते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है क्या। इंक्लाइंड प्लेन जो है
हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोई प्लेन को थीटा एंगल पे रखते ही वो प्लेन जो है इंक्लाइंड हो जाती है। अब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जैसे अगर कोई ब्लॉक रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, उस mg का एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन करेंगे। तो ये अगर थीटा है तो दिस वन इज ऑल्सो थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और इधर लगेगा mg sin थीटा। अब mg cos थीटा की वजह से इस ब्लॉक पे जो है एक नॉर्मल आएगा, दैट वन इज n। अब इस ब्लॉक का अगर ये बोलते हैं कि दिस इंक्लाइंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इस ब्लॉक का जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin थीटा अपॉन m। तो दिस वन इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा। ये इंक्लाइंड प्लेन का जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। इसके आधार पे हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें जो है आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन दोनों मास का बताना है और नॉर्मल बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा। ट्रायंगुलर ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे पीछे कर सकता है और ये जो सिलिंड्रिकल रॉड है वो ऊपर नीचे ही मूव कर सकता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये x डिस्टेंस पीछे गया है, ये x पीछे गया है, तो ये कुछ y नीचे आया होगा। ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है ये जब x पीछे की तरफ गया है तो ये y नीचे आया होगा। तो अगर मैं tan थीटा लिखता हूं, tan थीटा इज y अपॉन x, तो y जो है वो हो जाएगा x tan थीटा। अगर मैं इसको A1 बोलता हूं और इसको A2 बोलता हूं, तो A2 जो है वो हो जाएगा A1 tan थीटा। अब इससे एक्सेलरेशन का एक रिलेशन मिल गया है। अब इस एक्सेलरेशन, ये एक इक्वेशन बन गया आपका। अब आते हैं कि एक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा तो दूसरे का एक्सेलरेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। अब जो है इस पे डिस्कस करते हैं ट्रायंगुलर ब्लॉक पे। ट्रायंगुलर ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट वन इज नॉर्मल। इसकी अपनी फोर्स जो होगा वो mg, वो इसके वेट जो होंगे ये mg से बैलेंस हो जाएंगे। तो इसके बारे में हमको टेंशन नहीं लेना है। इसका एक कंपोनेंट होगा n, अगर दिस वन इज थीटा तो दिस वन इज ऑल्सो थीटा। तो ये हो जाएगा n cos थीटा और इधर लगेगा n sin थीटा। तो n sin थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल और mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो
तो ये हो गया थीटा, तो ये आ गया n cos थीटा, दिस वन इज n sin थीटा। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg माइनस n cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा m a2 इसमें जो है 3 इक्वेशन है और 3 अननोन, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे देता हूं तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा। अब a1 इक्वल टू a2 हो गया, तो इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और mg इक्वल टू हो जाएगा 2ma, तो a इक्वल टू हो जाएगा g/2। अगर थीटा की वैल्यू जो है मैं 45 डिग्री देता हूं तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा, और जैसे ही साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा तो a1 इक्वल टू हो गया a2। अब इसी दो इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर एडिंग बोथ इक्वेशन, आफ्टर एडिंग बोथ इक्वेशन तो क्या होगा, mg इक्वल टू हो जाएगा 2ma और a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी g/2, और नॉर्मल की जो वैल्यू होगी दैट वन इज n sin थीटा sin 45 इक्वल टू हो जाएगा mg/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी mg/√2। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्यूडो फोर्स, जो लॉ ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर होगा।